स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मौर्यकालीन कला। कला इम्पोर्टेंट है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला के कुछ ही प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे विशेष चर्चा करेंगे, बाकी पूरी कला पर चर्चा करते हैं। मौर्यकालीन कला ईरानी कला से प्रभावित थी, एक खूब इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल की कला किस कला से प्रभावित थी? ईरानी कला। ईरानी कला से क्या प्रभावित था? एक तो अशोक के स्तंभ और दूसरी जो चमकदार जो पॉलिश थी वो ईरानी कला से प्रभावित थी। कला के दो रूप मिलते हैं, एक तो राजकीय कला और दूसरी है लोक कला। राजकीय कला क्या थी? राजाओं के द्वारा निर्मित कला राजकीय कला थी, और आम जनता के द्वारा निर्मित ये क्या थी? लोक कला। राजकीय कला में देखो क्या था, राजकीय कला में राजाओं के द्वारा बनाई गई थी ये मौर्यों के राजप्रसाद, मतलब महल। अशोक के अभिलेख, स्तूप, ये किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं राजकीय कला में। अब स्ट्रेबो व मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल गंगा व सोन नदियों के संगम पर बसा पाटलिपुत्र नगर में था। यहाँ एक प्रश्न ये बनता है, पाटलिपुत्र नगर है कौन सी नदियों के संगम पर बसा है? गंगा व सोन। गंगा व सोन नदियों के शहर पर कौन बसा है? पाटलिपुत्र। और मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के मौर्य के महल कहाँ थे? पाटलिपुत्र में। या महल किस नदियों के किनारे थे? गंगा व सोन। एक लगाओ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो आपको याद करना है। इन चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यों के महलों को देखकर एरियन विद्वान क्या लिखता है? न तो सुस्सा व न एक वेतना के महल इसकी बराबरी कर सकते हैं। उस समय ईरान के बहुत प्रसिद्ध महल थे, सुस्सा व एक वेतना, ये शहर थे, यहाँ महल थे यहाँ के राजाओं के जो खूब महत्वपूर्ण थे, जो खूब प्रसिद्ध भी थे। एरियन ये लिख रहा है मौर्यों के जो महल हैं वह सुस्सा व एक वेतना के महलों से भी अच्छे हैं। ये कथन किसका है? एरियन का। अच्छा, फिर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, फाहियान गुप्त काल में आया था, मौर्य के बाद गुप्त काल में। और मौर्यों के महलों को देखकर फाहियान इतना प्रभावित हुआ, उन्होंने लिखा इन महलों का निर्माण देवदूतों द्वारा किया गया है। इसको 4 बार इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। इन महलों को देख करके फाहियान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में गुप्त काल में आया था, और ये वर्णन करते हैं कि ये महल सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जा सकते, इन महलों का निर्माण तो किसी देवदूतों ने किया है। तो ये किसका कथन हो गया? फाहियान। दोनों इम्पोर्टेंट हो गए। एरियन का कथन था न तो सुस्सा व न एक वेतना के महल इसकी बराबरी कर सकते हैं। और फाहियान क्या करा है? इन महलों का निर्माण देवदूतों द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त के महल पटना के निकट कुम्हरहार गांव में, और अशोक के जो महल हैं वो पटना के निकट बुलंदी बाग में इनके अवशेष मिले हैं। चलिए, अब ये हो गई महलों की बात। अब आ जाओ स्तंभ। स्तंभ खूब इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। मौर्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है? अशोक के स्तंभ है। अशोक के स्तंभ, ये स्तंभ कैसे थे? एकाश्मक स्तंभ, याद रखना ये शब्द, अक्सर एग्जाम में पूछता है। एकाश्म स्तंभ कौन से स्तंभ होते हैं? जो एक ही पत्थर के बने। ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर का बना हुआ है। एक यहाँ और प्रश्न पूछते हैं, ये जो एक तो ईरान के स्तंभ और एक भारत के स्तंभ। ईरानी कला से प्रभावित होकर स्तंभ बनाए थे भारत में सम्राट अशोक ने, पर ईरानी जो स्तंभ थे
वो एक पत्थर के ऊपर इन पत्थरों को जोड़ के बनाए गए थे, पत्थरों के ऊपर पत्थर जोड़ करके। कौन? ईरानी। और भारत के जो स्तंभ है ना, भारत के जो स्तंभ है वो एकाश्म हैं, एक ही पत्थर से, एक ही पत्थर से, एक ही पत्थर से। आगे में इसकी और चर्चा करेंगे जब ये स्तंभ का विशेष वर्गीकरण करेंगे। तो कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है? अशोक के एकाश्म स्तंभ जो एक ही पत्थर से बने थे। ये ईरानी कला से प्रभावित थे और चमकदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध हैं। ये एक ही पत्थर से निर्मित थे। अच्छा, इनकी एक और देखो, जो यहाँ जो नीचे लिखा है मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। ये 30 से 50 फीट लंबे थे और 1000 से 12 मन इनका वजन था। अब यहाँ अशोक के स्तंभ को समझने के लिए हमने एक चित्र ले लिया। ये ले लिया अशोक का सारनाथ का चित्र। आप नेट से इस सारनाथ को चित्र को देखना, नेट पे गूगल पे डाल लेना सारनाथ और चित्र देखना, अशोक का सारनाथ स्तंभ। ये देखो, ये जो स्तंभ है इसमें क्या था? इसका एक नीचे का भाग होता था जो भूमि में गड़ा हुआ होता था, इसको बोलते थे यष्टि, या इसी को क्या बोलते थे? तना। और ये अपनी चमकदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी चमकदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। और इन्हीं स्तंभों पर यहाँ लेख भी लिखे हुए हैं, यहाँ लेख भी लिखे हुए हैं। तो इसका एक उदाहरण हो गया अशोक का जो स्तंभ है वो एकाश्म स्तंभ है जो अपनी चमकदार पॉलिश के लिए है। और इसका जो नीचे का भाग है या तना, ये क्या कहलाता था? यष्टि। इस यष्टि के ऊपर देखो, ये था अधोमुख, अधोमुख कमल, ये उल्टा कमल, ये जो है इसके ऊपर क्या बना हुआ था? यष्टि पर अधोमुख कमल या घंटे की आकृति, घंटे की आकृति। इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर था फलक, ये था एक फलक। इस सारनाथ में इस फलक पर 4 पशु हैं। कौन कौन से? देखो, 1, 2 और 2 पीछे साइड में रह गए। तो इस पर घोड़ा है, हाथी है, शेर है, वृषभ है, 4 पशु हैं फलक पर। इसके ऊपर पशु की आकृति है। सारनाथ में 4 सिंह हैं। एक सिंह का मुंह इस दिशा में है, उत्तर दिशा में, दूसरा दक्षिण में, इसका पश्चिम दिशा में और एक का उधर पूर्व दिशा में। तो इस सारनाथ जो स्तंभ है इसमें कितने हो गए? 4 सिंह। और ये चारों सिंह चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं और बैठे हुए हैं, बैठे। और ये सिंह किसके प्रतीक हैं? शक्ति के। ये किसके प्रतीक हैं? शक्ति के। और इनके ऊपर है धर्मचक्र, धर्मचक्र जो धर्म से संबंधित है। शक्ति ऊपर किसकी विजय दिखाई गई है? धर्म की। इस अशोक के चक्र में मूलतः 22 तीलियां थी। अशोक का जो चक्र है इसमें कितनी तीलियां थी? 22। परंतु जो राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया है उसमें हमने कितनी तीलियां ली है? 24। याद रखना, ये पहले बता चुके हैं। अच्छा, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी इसी से लिया गया है। अब देखो, इस तरह के जो स्तंभ हैं उन पर कई बार पशु पूछ लेते हैं। जैसे सारनाथ पर कौन सा पशु था? ये सिंह था फलक के ऊपर। और ये पूछेंगे तो विशेष रूप से फलक पर 4 पशु, फलक पर कौन से थे? घोड़ा, हाथी, शेर, वृषभ। बाकी इस फलक के ऊपर इसमें क्या हो गया? सिंह। अच्छा, बसाड़ ये बिहार में है, इस पर क्या पाया गया है? 1 शेर। यहाँ 4 थे और यहाँ केवल 1 शेर। संकिसा इस पर पाया गया है हाथी। रामपुरवा इस पर पाया गया है वृषभ, वृषभ का मतलब बैल। लौरिया नंदनगढ़ इस पर क्या पाया गया है? सिंह। इन पे चर्चा कर चुके हैं, ये बिहार में है, ये रामपुरवा बिहार में है। सांची, सांची पर भी 4 सिंह हैं। ये 2 जो हैं सांची और सारनाथ, इन दोनों पर ही 4-4 सिंह हैं, 4-4 सिंह हैं। और कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अशोक
के एकाश्म स्तंभ लेख। अब देखो इन पर एक प्रश्न यहाँ से पूछ ले, स्तंभ लेख पर कैसे प्रश्न बन रहा है। यहाँ ये जो पत्थर थे, आप कल्पना करो 50-50 फीट पत्थर को एक स्थान से कहा जैसे पूरे देश में लगाए गए हैं, किस तरह से ले गए उस समय, ये बड़ी सोचने की बात है। ये चुनार के बलुए पत्थर से बनाए गए हैं। ये चुनार है यूपी में। अब वहाँ से लेकर के इनको अलग अलग स्थानों पर गए हैं। तो अब एक बार पुनः सुने, स्तंभ के बारे में मैं 4 कथन देता हूँ, आपको बताना कौन सा असत्य है। पहला कथन सुनो, मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अशोक के स्तंभ लेख हैं। दूसरा, ये ईरानी कला से प्रभावित है। तीसरा ऑप्शन, ये चमकदार पॉलिश के लिए है। अब चौथा ऑप्शन देखो, ये एक ही पत्थर से निर्मित नहीं है बल्कि पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया है। प्रथम जो ऑप्शन है हमने उसमें एकाश्म स्तंभ नहीं लिखा, हमने लिखा कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है अशोक के स्तंभ। और चौथे में क्या करे हैं, यह अलग अलग पत्थरों को जोड़ के बनाए गए हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये एक ही पत्थर के हैं, याद रखना। इस तरह भी प्रश्न पूछ लेते हैं। मतलब 3 विशेषता कौन कौन सी, सबसे पहली तो एकाश्म स्तंभ, दूसरी ईरानी कला से प्रभावित, तीसरी चमकदार पॉलिश। इन 3 चीज़ों को तो याद कर लेना, रट लेना, पूछता है खूब। एकाश्म स्तंभ, ईरानी कला, चमकदार पॉलिश, इनको विशेष ध्यान रखना। फिर ये लंबाई तो बदलती रहती थी, कोई ऊंचे थे, कोई 30 फुट था, कोई 50 फीट था, कोई 1000 मन था, कोई 1200। बाकी इनमें से वो गलत करता है। अच्छा, अब सुने और प्रश्न देखो इसमें क्या क्या है। किस कला से प्रभावित थे, ईरानी कला से। अगला प्रश्न देखो, खूब इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्र कौन सी नदियों के किनारे बसा है, गंगा व सोन। खूब इम्पोर्टेंट, ये कथन किसका है, मौर्यों के महलों के बारे में। न तो सुस्सा व न एक वेतना के महल इसकी बराबरी कर सकते हैं। ये किसका है, एरियन का। और ये किसका कथन है, इन महलों का निर्माण देवदूतों द्वारा या दैत्यों द्वारा किया गया है, सामान्य मानव नहीं कर सकता। इसकी भाषा में और भी चेंज कर सकते हैं, बस एक बात याद रख लेना, महलों का निर्माण देवदूतों द्वारा किया गया है। आगे देखो, एक ये कला का सर्वोत्कृष्ट एकाश्म स्तंभ, ईरानी कला, चमकदार पॉलिश। फिर इधर आ जाओ, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, अशोक का सारनाथ स्तंभ। इसमें कुछ भी पूछ ले, ये पूछ ले सारनाथ स्तंभ में मूल तीलियाँ कितनी थी, 32। फलक पर कौन से पशु हैं, घोड़ा, हाथी, शेर, वृषभ। इसमें फलक के ऊपर कौन क्या दर्शाए गए हैं, 4 सिंह। किसके लिए प्रसिद्ध है, चमकदार पॉलिश। एक आपको यह भी याद करना है, संकिसा में हाथी था, रामपुरवा में वृषभ था, और लौरिया नंदनगढ़ सिंह था, सांची और सारनाथ में 4 सिंह थे। इसको याद कर लेंगे। अब हम करते हैं स्तूप। स्तूप क्या थे, महात्मा बुद्ध और अरहतों की अस्थियों पर बनाई गई अर्धचंद्राकार आकृतियां स्तूप कहलाती थी। महात्मा बुद्ध, उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर 8 बौद्ध स्तूप बने थे। अरहत क्या होते हैं, बौद्ध धर्म के विद्वान या बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध भिक्षु जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। एक इस बात को याद रख लेना, अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, 84,000। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के पास है। ये कहाँ पर है,
विदिशा के पास। इसका मूल रूप से निर्माण अशोक ने करवाया। दूसरा है बरहुत का स्तूप, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण भी किसने करवाया? अशोक ने। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार। पर प्रसिद्ध कौन सा है? सांची का बौद्ध स्तूप और बरहुत का बौद्ध स्तूप। अब एक है दौली की हस्ती मूर्ति, ये दौली है उड़ीसा में, दौली है। और यहाँ एक विशाल पर्वत को काटकर, विशाल पर्वत की चट्टान को काटकर एक बड़ा विशाल हाथी की मूर्ति बनाई जा रही थी, परंतु यह मूर्ति पूरी नहीं, अधूरी रह गई। अब किस कारण से अधूरी रही? कारीगर की मृत्यु हो गई या राजा ने इसको मनाने के आदेश रोक दिए? पर याद रख लेना, दौली की अस्थि मूर्ति ये कहाँ है? उड़ीसा में, दौली नामक स्थान पर अधूरी है। अब देखो इम्पोर्टेंट है चैत्य। चैत्य क्या होते हैं? बौद्ध धर्म में पूजा या आराधना स्थल, जैसे अपने मंदिर होते हैं ना, तो बौद्ध धर्म में पूजा या आराधना स्थल क्या कहलाते हैं? चैत्य। पुन्ना के समीप बाजा की गुफा व चैत्य प्रसिद्ध है। एक आता है विहार, विहारों का भी निर्माण करवाया। विहार क्या होते थे? जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, जहाँ बौद्ध भिक्षु या बौद्ध या संघ, संघ में बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियाँ, तो ये बौद्ध भिक्षु जहाँ निवास करते थे वो निवास का स्थान तो क्या हो गया? विहार। और पूजा स्थल क्या हो गया? चैत्य। चलो ये हो गई हमारी राजकीय कला। एक राजकीय कला में देखो, राजकीय कला में जो गुफाएं हैं, गुफाएं पर्वतों को काट करके गुफाएं बनाई गई, जिनका हम अशोक के अभिलेखों के साथ वर्णन कर चुके हैं खूब डिटेल से। तो ये गुहाएं, पर्वतों को काट करके जो गुफाएं बनाई गई उन्हें क्या कहते हैं? गुहाएं। अशोक ने बनाई। अशोक ने कहाँ बनाई? 12 बार की पहाड़ियों में 3 गुफाएं बनवाई। और अशोक का जो पोता था, पुत्र दशरथ, इन्होंने कहाँ बनाई? नागार्जुन की पहाड़ियों में। ये गुफाएं भी किसके लिए प्रसिद्ध थी? चमकदार पॉलिश के लिए। ये आजीविकों के लिए बनाई थी। और एक बात और याद रखना, जो हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़े थे, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, उत्तरी काली पॉलिशदार मर्द भांड, ये यहाँ भी प्रचलित रहे। अब मौर्यकालीन कला का दूसरा उदाहरण है लोक कला। लोक कला में क्या आता है? सामान्य जनता से संबंधित। अब देखो सामान्य जनता से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं। एक तो है दीदारगंज पटना के पास, ये किसकी मूर्ति मिली है? चावरदारनी यक्षी की मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है परखम मथुरा, मथुरा से किसकी मूर्ति मिली है? यक्ष की।